अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता 3 साल की बदतरीन पॉलिटिकल पोलराइजेशन पर जब बिलाखिर सियासी हल गलबा पाने जा रहा है, सारे सियासी मुखालिफ जो हैं वो टेबल टॉक पर मान गए हैं। ऐसे में हुकूमत इन मुज़ाकरात के लिए अभी भी लग रहा है कि वो उस तरीके से मुतमईन नहीं है। अब दोनों अतराफ़ से मुज़ाकराती कमेटियाँ भी बन चुकी हैं। पहली मुलाकात के लिए जो है वो सब कुछ तय भी हो चुका है। ऐसे में हुकूमत जो है वो अभी भी नाराज़ लग रही है। एक तरफ हुकूमत मुज़ाकरात की बातें कर रही है, वहीं मुज़ाकरात से पहले वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने आज लंदन से बैठकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें पीटीआई को वो ऐसे चार्जशीट कर रहे थे जैसे मुज़ाकरात नहीं बल्कि कल से उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। मुज़ाकरात से पहले तो तलखी कम की जाती है, सुलह सफाई का एक माहौल बनाया जाता है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि नून लीग जो है वो गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ कर जो है वो मुज़ाकरात का जो बना हुआ एक माहौल है, ये बनने जा रहा है, इसको ख़राब करना चाहती है। लंदन से बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा, ज़रा सुनिए। ऐसे शख्स ने ये बर्पा किया 9 मई जो खुद जो है एस्टैब्लिशमेंट का प्रोडक्ट था। 18 साल में जो वाले इलेक्शन जो है उनमें आरटीएस बैठा, किस तरह इनको इक़्तिदार में लाया गया, मियां नवाज शरीफ को किस तरह एक प्लान तरीके से इक़्तिदार से महरूम किया गया। उसके बाद जो 4 साल की इनकी हुक्मरानी रही, अरबों रुपए के गबन हुए, करप्शन हुई, लम्हों में जिसका स्टैंड बदल जाए वो क्या कौमी लीडर हो सकता है? कथित तौर पर कौमी लीडर नहीं हो सकता। आज से 10 दिन पहले तक वो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते थे। ये आज फौज के गिरबान पे हाथ डाल रहा है, दिफाई अफवाज को जो है टारगेट कर रहा है 9 मई और उसके बाद 26 नवंबर जो है। ये माजी में क्या था? माजी में उनका प्रोडक्ट था। जिस तरह पॉरेज प्रोडक्ट है उनका, कॉर्नफ्लेक्स प्रोडक्ट है उनका, इस तरह इमरान खान भी उन्हीं का प्रोडक्ट। समझ में नहीं आ रहा लंदन में बैठकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना क्यों इतना ज़रूरी था। यहाँ पर नून लीग की और भी लीडरशिप मौजूद थी। अगर ये बातें इतनी ज़रूरी थी, यहाँ पर राना सनाउल्लाह हैं और लोग हैं, वो भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। लंदन में बैठ के ये बातें करने का क्या तुक बनता है? ख्वाजा आसिफ की बातों से ऐसा लग रहा है जैसे नून लीग मुज़ाकराती अमल का हिस्सा तो बन रही है, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती से बन रहे हैं। इस पेशरफ से शायद वो खुश नहीं है। ये तासुर पहले ही आम है कि ताकतवर हलकों और पीटीआई के दरमियान डेडलॉक का फ़ायदा नून लीग उठा रही है। अगर ये डेडलॉक ना होता तो इमरान खान अडयाला नहीं बल्कि इक़्तिदार में होते। ऐसा क्यों लग रहा है कि नून लीग मुज़ाकरात के लिए खुद नहीं बल्कि इसे ज़बरदस्ती बिठाया जा रहा है? हत्ता कि ख्वाजा आसिफ से पहले राना सनाउल्लाह ये कह चुके हैं कि पीटीआई हुकूमत से जो बात करेगी इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेकर करेगी। नाज़रीन, एक दूसरे की नीयतों और संजीदगी पर शकूक व शुबहात के साथ तहरीक इंसाफ और हुकूमती कमेटियाँ ज़ाहिर बैठने तो जा रहे हैं। 7 लोग तहरीक इंसाफ से और 8 हुकूमती इत्तेहाद के होंगे। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो कमेटी बनाई है उसमें नून लीग से डार साहब है, राना सनाउल्लाह है, इरफान सिद्दीकी साहब हैं, जबकि पीपल्स पार्टी से राजा परवेज़ अशरफ हैं, नवीद कमर हैं, MQM से खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अब्दुल अलीम खान हैं, काफ लीग के चौधरी सालिक हुसैन इस हुकूमती जो पार्टी है बनाई गई उसमें शामिल होंगे। जबकि दूसरी तरफ पीटीआई से उमर अयूब खान है, अली अमीन गंडापुर है, असद कैसर, हामिद खान, सलमान अकरम राजा के अलावा इत्तेहादी जमात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रज़ा और मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन के सरबराह अलामा नासिर अब्बास कमेटी का हिस्सा होंगे। हुकूमत और अपोजिशन की कमेटियों की पहली मुलाकात कल 11 बजे स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी की मेज़बानी में स्पीकर चैम्बर में होने जा रही है। अभी इन मुज़ाकरात के कोई TORs तो सामने नहीं आए, लेकिन सियासी तज्ज़ियाकार सियासी मुखालिफों के इस तरह मिल बैठने को एक बड़ा जो है वो ब्रेक थ्रू मान रहे हैं। इस मुलाकात की दावत पीटीआई ने ये कहते हुए कबूल की है कि उम्मीद है कि कल हुकूमती कमेटी संजीदगी का मुजाहरा करेगी। पीटीआई के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कल कहा है कि कल मुज़ाकराती कमेटी मुलाकात करके इस मुलाकात के बारे में इमरान खान को इन्फॉर्म करेगी। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर या मनसूख करने का हतमी फ़ैसला भी अब बानी पीटीआई ही करेंगे। देखना अब ये होगा कि तवील सियासी लड़ाई के बाद मुश्किलों से मुज़ाकरात की तरफ आने वाली हुकूमत और अपोजिशन की सियासी कमेटियाँ टेबल पर कैसे अपने अपने एजेंडे पर एक दूसरे को कायल करती हैं। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा उमर अयूब ने अभी से वाज़ेह कर दिया है कि हमारे 2 ही एजेंडे हैं, अगर ये माने गए तो ही बात आगे बढ़ेगी। क्या कहा उन्होंने, ज़रा सुनिए। हुकूमत ने अपनी मुज़ाकराती टीम बनाई है, पर ये काफ़ी नहीं है। जो शराइत रखे हैं इमरान खान साहब ने कि 9 मई उसके बाद हमारे 26 नवंबर को इनकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। तो ये जब बनेगा तो आगे बातचीत चलेगी। ना हुआ तो फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो हुक्म है वो सर आंखों पे।
इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई जल्द अज जल्द इमरान खान समेत अपने लोगों की जेलों से रिहाई चाहती है। पीटीआई ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए ख़बरों के मुताबिक, ज़राए के मुताबिक अपना एक ड्राफ्ट भी तैयार किया है। पीटीआई ने जुडिशल कमीशन के ज़रिए 9 मई और 26 नवंबर की इंक्वायरी के मुतालबे के साथ 5000 सियासी कैदियों की लिस्ट बनाई है, जिसमें इमरान खान का नाम सबसे ऊपर है। इम्कान यही है कि तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात की फहरिस्त कल ही हुकूमत को थमा देगी। शायद यही वजह है कि हुकूमती हल्के पीटीआई के साथ डायलॉग को मुज़ाकरात बराए रिलीफ की नज़र से देख रहे हैं। हुकूमती अहदेदार ये कह रहे हैं कि पीटीआई से मुज़ाकरात होंगे लेकिन जराइम पर छूट नहीं मिलेगी। ऐसे में सवाल यह है कि अगर हुकूमती रवैये में लचक और जारी कार्रवाइयों में नरमी नहीं आती तो क्या पीटीआई मुज़ाकराती अमल को जारी रख सकेगी? हुकूमत ये क्यों मशवरा दे रही है कि अगर कल 190 मिलियन पाउंड केस में फ़ैसला इमरान खान के ख़िलाफ़ आता, भी ये जो ज़राए बता रहे हैं कि कल जो है फ़ैसला नहीं आएगा, वो डिले हो जाएगा और ये फ़ैसला जनवरी तक डिले हो सकता है। तो अब देखना ये है कि पीटीआई का कल के मुज़ाकरात के बाद क्या उनकी स्ट्रैटेजी, क्या लाएअमल होगा। अज़हर सिद्दीक़ साहब माहिर क़ानून तहरीक इंसाफ की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अज़हर सिद्दीक़ साहब आपका। अज़हर सिद्दीक़ साहब, पहले तो आप लोग कह रहे थे कि हुकूमत कमेटी बना दे, मुज़ाकरात की तरफ आ जाए तो हम इसको जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है इसको डिले मौखर कर देंगे, इससे हम पीछे हट जाएंगे। लेकिन अभी भी आप कल तक इसको इसीलिए डिले कर रहे हैं कि पता नहीं बात बनती भी है या नहीं बनती। अभी एक एज ए टूल अभी आप लोगों ने रखा हुआ है सिविल नाफरमानी की तहरीक की, अभी धमकी रखी हुई है आप लोगों ने कि कल अगर कोई बात नहीं बनती तो हम जाएंगे सिविल डिसोबीडियंस की तरफ। देखिए जी, बहुत शुक्रिया। समझना तो ये है कि सीरियसनेस क्या है। जो हम पे इल्जाम था कि हम किसी सियासी डायलॉग की तरफ नहीं आते, तुम सियासी डायलॉग की तरफ आ गए हैं। सियासी डायलॉग जब होता है ये को प्यार मोहब्बत की पींगे बढ़ाने के लिए नहीं होता। ये जो जुल्म ज्यादती है इस गवर्नमेंट ने की है, इनसे को मिन्नत तरला तो हमने करना नहीं है। हम बात कर रहे हैं आइन पर अमल दरामद के हवाले से। हम चाह रहे हैं कि जो इस मुल्क में जुल्म और ज्यादती हो रही है वो अब खत्म होनी चाहिए। लेकिन और डिमांडें बड़ी जायज हैं। यानी मुझे है ना कि जुडिशल कमीशन बनाना, क्या हम कह रहे हैं कि वो हमारी फेवर में रिपोर्ट दे दे? बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं कह रहे। और माजी में भी हमने मिसाक़े जमहूरियत से अगर नहीं सीखा कि सियासी लोगों के साथ क्या करना है, सियासी रवैया क्या रखना है, सियासी कैदियों की रिहाई मांग रहे हैं, तो इसमें ऐसी क्या बात है? आप लोगों ने मुतालिबात की जो ड्राफ्ट तैयार किया है जिसमें ज़ाहिर है 5000 सियासी कैदियों की जो फहरिस्त है कि हमारे जो पॉलिटिकल लोग आप लोगों ने पकड़े हुए हैं उनको रिहा किया जाए, बानी पीटीआई का नाम भी शामिल है। वो हुकूमती लोग तो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात में बानी पीटीआई की रिहाई ये तो एजेंडे में शामिल ही नहीं है। मुज़ाकरात का ये मतलब थोड़ी है कि जो जराइम किए हैं 9 मई 24 नवंबर को जो कुछ हुआ उससे आप लोगों को रिलीफ मिल जाएगा या उसमें कोई छूट नहीं मिलनी है, कोई रिहाई जो है एजेंडे में शामिल नहीं है। अच्छा देखिए, तारीखी तौर पर बताएं, हमने कौन से कोई एनआरओ ली है? हमने तो कोई डिले नहीं की ना, हम तो मुल्क से नहीं ना भागे। हमारे तो पीछे रह के एक साथ छोड़ के आप चले जाएं, साइड पे हो जाएं। हमने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। हम कौन सा बात बड़ी वाज़ेह है कि तारीखी तौर पर है इमरान खान के खिलाफ 4 सजाएं दी, 2 नीस्तो नाबूद होगी। साइबर का क्या हाल हुआ, इद्दत का क्या हाल हुआ, तोशा खाना एक जो है वो सस्पेंड हुआ दोनों तो तोशा खाना की सजाएं सस्पेंड हुई है। 190 मिलियन पाउंड केस नहीं बन रहा, जबरदस्ती बना रहे हैं। अब कल फैसला आ रहा तो फैसला नहीं आ रहा। और वो बातें कहां से आ रही है? वो ये जितने भी फैसले मुनीफ फारूक या कोई और एस्टैब्लिशमेंट के लोग थे वो आकर बताते थे, और ये भी अब वही कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे, हम सिर्फ बताना ये है कि हम चाहते हैं इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी हो। और हम जो 5000 की लिस्ट दे रहे हैं, मेरे से ले लें आप। तारीखी तौर पर बता देता हूं कि पंजाब के अंदर 10,000 लोगों के नजरबंदी के ऑर्डर आए थे 2022 में, 2023 में 4787, फिर उसके अलावा सैकड़ों वो 144 का निफाज करना, आप खंदे के खोद देना, आपके सामने मौजूद 144 का निफाज कर देना, ये सारा कुछ आप लोगों का मुज़ाकरात का बेसिकली क्या एजेंडा है कि मुज़ाकरात आप लोगों ने शुरू यहाँ से करने के पहले इमरान खान को जेल से निकालें तो बात आगे बनेगी? क्योंकि जाहिर है केसेस तो अदालतों में चल रहे हैं, वो इस मुज़ाकराती कमेटी ने तो फैसला नहीं करना उसका। देखिए, इमरान खान इस वक्त अंडर ट्रायल प्रिजनर है। इमरान खान के 9 मई के केसों में जमानतें हो गई हैं, सिर्फ 8 केसों में जमानतें नहीं है, वो हाईकोर्ट में लगी हुई हैं। हमने कोई एहसान नहीं मांग रहा। मसला ये है, जो आप बात समझने वाली है, कि जब इमरान खान की रिहाई करीब आती है उसके बाद पर्चे, यानी अब 26 नवंबर में इमरान खान का क्या ताल्लुक है? 26 नवंबर के केसों में हालांकि शहादतें हुई हैं, जख्मी हुई हैं, गोलियां किनको लगी हैं, यानी सवाल बड़ा वाज़ेह है। हम कौन सा कोई एहसान मांग रहे हैं? 26 नवंबर में इमरान खान का ये ताल्लुक है कि इमरान खान की कॉल पर ही वो आप लोग एहतजाज के लिए निकले थे ना, यही तो इमरान खान का ताल्लुक है।
नहीं, देखिए ना, इससे अभी जुर्म साबित नहीं ना कर सकते आप ये इस बुनियाद पर जेल में तो नहीं रख सकते ना। अच्छा, तो कल जो एतराफी बयानात आए हैं जो 9 मई के 25 लोगों को सजाएं दी हैं, तो क्या वो साबित करता है कि इमरान खान भी उसमें शरीक है? बिल्कुल नहीं। देखिए वो एतराफी बयान क्या है, वो कह रहे जेल साजी की। वो क्या जेल साजी की भाई ये, और ये इतराफी बयान जितने भी थे इतना अर्सा खामोश क्यों बैठे रहे हैं? ये बहुत पहले आने चाहिए थे। और मैं जो कि वकील हूं, इन इतराफी बयान की हैसियत क्या है? एक आपने मिलिट्री कोर्टों के सामने बैठकर एक ऑफिसर के सामने बयान दे दिए। जब इतराफी बयान दिया जाता है तो उसके पैरामीटर हैं, बाकायदा क्रॉस करने का मौका दिया जाता है। आप खाली उनके कह देने से नहीं, और एक मुल्जिम के बयान से दूसरे मुल्जिम के बयान। और कमाल की बात यह है, जो आप जिस पे इल्जाम लगा रहे हैं कि जिसकी वजह से ये किया, उसके खिलाफ तो अभी ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ। कमाल की बातें ये हैं। तो ये जितनी मिलिट्री कोर्टों की आपने देख लिया, GPS प्लस का मामला आ रहा है, बैनुल अक़वामी दुनिया के अंदर ICCPR की वायलेशन। हम तो मिलिट्री कोर्टों को या ट्रायल को मानते नहीं है। आप आराम से ट्रायल करें। 9 में अब तक अगर आम अदालतों में ये केस अगर शादी होती तो आम अदालतों में अब तक केस चला दिए होते। तो ये सिर्फ इतराफी बयान बनाकर, मैं नहीं समझता इसमें पाकिस्तान को बड़े मसाइल लड़ने पड़ने हैं। जो बात समझने वाली है कि मौजूदा हुकूमत जो है अब एस्टैब्लिशमेंट के सर पे जो रखकर खेल रही है ना, वो इसका जाने का वक्त हुआ चाहता है। कैसे? यानी अब देखे ना, ख्वाजा आसिफ जो बात कर रहे हैं, अच्छा, और कई लोग हैं, और ख्वाजा आसिफ वही आदमी है जिन्हें आपके सामने बता देता हूँ। हमें यानी इमरान खान को एस्टैब्लिशमेंट ने 21 साल लगाए, इनको 2 महीने लगाए। 17 सीटों से उठाकर इनको 2/3 अक्सरियत दे दी। वो इमरान को भी 2/3 अक्सरियत उस वक्त दे देते ना जब ये कहते थे RTS बिठाया गया इमरान को हराने के लिए। और फिर ये भी रिकॉर्ड की बातें हैं कि अगस्त 2018 में अगर हुकूमत आई, अप्रैल 2008 महीनों बाद ही एस्टैब्लिशमेंट दूर हो गई थी। ये ख्वाजा से बताते हैं, खुद कहते हैं। तो ये हमें बेवकूफ बनाने वाली बातें नहीं। अब परेशान इसलिए हो रहे हैं कि जो एस्टैब्लिशमेंट के सर पे रखकर खेल रहे थे, जो कौम को बेवकूफ बना रहे थे, वो अगर मुज़ाकरात की टेबल पे आके ये कन्विंस नहीं कर सकेंगे। मुज़ाकरात में आके इनको बैकफुट पे जाना पड़ना है। तो आपको लगता है मुज़ाकरात की टेबल पर ये एस्टैब्लिशमेंट को एतमाद में लेकर ही आए हैं, इजाजत लेकर ही आए हैं? देखिए क्वेश्चन ये है कि एस्टैब्लिशमेंट को चले एतमाद में भी ले ले। अगर एस्टैब्लिशमेंट का रास्ता आएगा सामने, सियासी लोगों के सामने, कि एस्टैब्लिशमेंट रोक रही है, फिर तो बात खत्म हो जाएगी। फिर तो जो हम बात कह रहे हैं, तो ये कम से कम हमारी एक इंटेलिजेंट मूव है। उसको अगर आप यूं रखकर सामने रखें कि यहाँ आप मुझे ये बताएं, अब नवाज शरीफ कहाँ पे आया हुआ है भाई? वो सबसे बड़ा जमहूरी लीडर है, वो घर क्यों बैठा हुआ है? वो निकल के आए ना बाहर। आसिफ जरदारी साहब खुल के आए बाहर। यहाँ क्या रह गए हैं? जो एस्टैब्लिशमेंट के परवरदा है, चाहे वो मोहसिन नकवी ले लें, चाहे वो फैसल वाडा ले लें। आजकल तो फैसल वाडा बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। हुकूमत और अपोजिशन यानी तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात होने जा रहे हैं फाइनली, लेकिन इतने अरसे के बाद दो बदतरीन मुखालिफों का मिल बैठना शकूक व शुबहात से भरा पड़ा है। अभी भी ट्रस्ट डेफिसिट है और दोनों तरफ है। एक दूसरे की नीयत और संजीदगी पर दोनों सवालात उठा रहे हैं, दोनों में कोई भी मुतमईन नज़र नहीं आ रहा। यकीनन अगर हुकूमती कमेटी के जहन में हुकूमत को बचाने का हर हरबा होगा तो ज़ाहिर तहरीक इंसाफ भी चाहेगी कि इन मुज़ाकरात में उनकी सियासी मकबूलियत को नुकसान ना पहुँचे। अगर हुकूमत इमरान खान को छोड़ने पर मान सकती है तो वो ज़रूर चाहेंगे कि सिस्टम चलता रहे, जबकि तहरीक इंसाफ जो पहले ही अपने मैंडेट चोरी होने का इल्ज़ाम लगाती है वो नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहेगी। इन मुज़ाकरात में यकीनन हुकूमती कमेटी तहरीक इंसाफ के मुतालिबात लेते हुए एस्टैब्लिशमेंट की मंजूरी को जहन में रखेगी और तहरीक इंसाफ की कमेटी हुकूमती मुतालिबात मानने के लिए ज़ाहिर है अडयाला जेल से कबूलियत चाहेगी। मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे हुकूमती कमेटी के जहन में होगा कि जिस हद तक हो सके 9 मई पर PTI को ज़ाहिर है और ज़्यादा इनको गंदा किया जाए और नाक की लकीरें निकलवाई जाएँ, जबकि PTI ये ज़रूर चाहेगी कि 9 मई और 26 नवंबर को माफ़ी मांगे बगैर दरगुजर कर दिया जाए। मुज़ाकरात में चैलेंज होगा कि दोनों तरफ से सियासी बयानबाजी में सीज़ फायर कायम रहे ताकि सियासी तनाव ना हो, टकराव की कैफियत पैदा ना हो जाए। लेकिन रंग में भंग भी तो मफाद में है, वरना ख्वाजा आसिफ लंदन में से बैठकर तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इतनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ना करते।
मुज़ाकरात में ये भी चैलेंज होगा कि हुकूमत और अपोजिशन अपने सियासी कार्ड बर वक्त खेलते हैं या नहीं। PTI ने तो अपने दो मुतालबात करके अपने पत्ते शो कर दिए, मगर हुकूमत ने अभी कोई बात नहीं की। सवाल यह है कि मुज़ाकरात से हुकूमत और PTI एक दूसरे से क्या हासिल कर सकते हैं। इरशाद भट्टी साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। भट्टी साहब, जैसे मैंने कहा कि फाइनली हुकूमत और तहरीक इंसाफ जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने जा रहे हैं। अब एक और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब ये ज़ाहिर है आपको भी लग रहा होगा कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से ही हो रहा है, क्योंकि राना सनाउल्लाह ख्वाजा आसिफ ने पहले कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेकर ही करेंगे। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने जो आज तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुज़ाकरात से एक दिन पहले, इससे आपको क्या लगता है कि इनसिक्योर हो रही हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट से इजाज़त मिल गई है तो ये इन्हीं के पत्ते साफ ना हो जाएं, इनको ही ना घर जाना पड़ जाए? इतने इनसिक्योर क्यों लग रहे थे आज ख्वाजा आसिफ? आला हज़रत रेहाना डार वाले ख्वाजा आसिफ, आला हज़रत ख्वाजा आसिफ पर आने से पहले ये अच्छी बात है, मुस्बत पेशरफ्त है कि मुज़ाकरात के पहले बैकडोर बातचीत, बैकडोर राब्ते हुए, फिर उसके बाद सामने आई बात, फिर उसके बाद मुज़ाकराती कमेटियां बन गई, दोनों ने एक दूसरे को वेलकम कर लिया। और जो इस्लामाबाद की ख़बरें हैं, कच्ची पक्की ख़बरें, उनके मुताबिक तीनों फ़रीक़ैन बातचीत और मुज़ाकरात के हामी हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहली दफ़ा हुकूमत को फ़रीक माना है। इलेक्शन चोर, मैंडेट चोर, गासिब हुकूमत, नाजायज़ हुकूमत, चोर डाकू लुटेरों से एक कदम वो पीछे हटी है इन मुज़ाकरात के लिए। और इस्लामाबाद की ख़बरें, हाँ, इस्लामाबाद की ख़बरें बता रही हैं, कच्ची पक्की ख़बरें, लंगर गप्पें, कि कबल अज़ वक्त इलेक्शन ये तो ऑन कार्ड है, ये तो होंगे, इस पर किसी फरीक को कोई नहीं एतराज़ के दो। लेकिन ये नहीं कि आज मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो कल हो जाएंगे, 2026 भी हो सकता है, 2027 भी हो सकता है। और अच्छी बात है कि 190 मिलियन पाउंड केस इन्हीं बातचीत की वजह से, इन्हीं मुज़ाकरात की वजह से डिले हुआ है और उसका फ़ैसला जो महफूज हुआ है। और एक, हालांकि इस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात उठा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बहुत सारे सवालात भी हैं, लेकिन ये है कि 9 मई के जो मुल्ज़म हैं उनको सज़ाएं मिलना शुरू हो गई हैं। और ये बात 9 मई में जो डेडलॉक था उससे ये आगे बढ़ेगी। उनके पास ज़ाहिर है आगे 4-5 फोरम्स होंगे और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में वो सब कुछ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एतराज़ात कर रही है और होते हैं, लेकिन हर दौर में हुए हैं। फ़ौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल हुआ है और हर हुकूमत उसके पीछे खड़ी नज़र आई है, अयूब खान से लेकर शहबाज हुकूमत तक, इमरान खान हुकूमत समेत। और ये भी एक तयशुदा हकीकत है कि हुकूमत हर कोशिश कर चुकी है और हर हरबा आजमाया जा चुका है। ना PTI को ख़त्म किया जा सकता है, ना PTI ख़त्म हो सकती है, ना इमरान खान को माइनस किया जा सकता है, ना इमरान खान माइनस हो सकते हैं। और 3 साल जो जुल्म व सितम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हुआ, उससे कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरी तरफ हर कोशिश कर चुकी है, जलसा, जलूस, इhtजाज, लॉन्ग मार्च। और मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि सड़कों पर आकर हुकूमत को गिराया जाए, हालांकि ये मैं इसको नाजायज़ हुकूमत समझता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं इस हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि फिर ये रवायत पड़ जाएगी, फिर जो हुकूमत आएगी अगला बंदा सड़कों पे आ जाएगा और फिर उसको जाना पड़ेगा। अच्छा भट्टी साहब, जो 9 मई के लोगों को सजाएं मिलना शुरू हुई, इससे आपको तहरीक इंसाफ की क़यादत भी मुश्किल में लग रही है? बाकायदा नाम ले लेकर एतराफ़े जुर्म किया गया, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी साहब, इमरान खान, सबके बाकायदा नाम लिए गए, हसन न्याजी। नहीं, मैं सिर्फ एक जुमले के पाकिस्तान तहरीक, 1-2 जुमले आपकी इजाज़त से, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उसी तरह कोशिश कर चुकी है, हुकूमत को घर नहीं भिजवा सकी। और ये भी सच है कि मुल्क नहीं चल रहा, मुल्क नहीं चल पाएगा। मईशत 19-20 के साथ जो बेहतरी की तरफ जा रही है, ये वापसी भी हो सकती है। दहशतगर्दी की नई लहर जिसमें हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, ये मुत्तफ़िका तौर पर हम इकट्ठे नहीं होंगे, मुश्तरका तौर पर आगे नहीं बढ़ेंगे, ये हल नहीं हो पाएगा। नफ़रत, सियासी अदम इस्तेकाम में कोई सरमायाकार नहीं आएगा, कोई सरमायाकारी नहीं होगी। और ट्रंप फैक्टर को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते।
आगे चलकर। तो जितना चाहे लड़ लें, जितना चाहे ख्वाजा आसफ लंदन से ललकार लें या सियालकोट से ललकार लें या कौमी असम्बली में ललकार लें, मैं हैरान हूँ ख्वाजा आसफ साहब पे कि अपनी सीट मशकूक है। और ख्वाजा आसफ साहब जैसे लोगों को जो सारी उम्र उनके अपने पार्टी के कहते हैं कि जिन्होंने सारी उम्र मिल मिला के डीलें ढीलें की, वो इस वक्त इस तरह ढिठाई से झूठ बोलना और इस तरह जहर उगलना किसका फ़ायदा होगा? जितना भी लड़ लें, आखिर बातचीत, आखिर मुज़ाकरात। जहाँ तक आपकी ये बात है कि तहरीक इंसाफ मुश्किल में होगी। तहरीक इंसाफ किस तरह मुश्किल में होगी कि एक तो जो मुतवक्का सज़ाएँ हैं, 190 मिलियन पाउंड केस है, तोशाखाना 2 केस है, GHQ हमला केस है, 9 मई है, और ISPR कह रहा है कि मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को भी इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। जनरल फैज़ हमीद ट्रायल है, और जनरल फैज़ हमीद के हवाले से जो कच्ची पक्की खबरें हैं वो भी हैं कि कोई बड़ी सज़ा हो सकती है, और उस ट्रायल से जुड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ऐसा लग रहा है या ऐसा सुना जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद अभी जो है कि पहला मरहला है सज़ाओं का, फिर है हाई कोर्ट, फिर है सुप्रीम कोर्ट, और फिर ये तो अभी बड़े मरहले बाकी हैं। मुश्किल में तो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हैरानगी की बात यह है कि कुछ लोग यहाँ से रिचर्ड गर्नेल, जो आपको भी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुसूसी उनके एलची नामजद हुए हैं, उनके बड़े करीब भी हैं, यहाँ से अब लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वहाँ की जो PTI की एक लॉबी है उसने उनको पैसे दिए हैं, उनको ज़ाहिर है फंडिंग की है कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए बात करें। तो वो उनका नजम सेठी साहब ने अपने प्रोग्राम में बात की थी, तो उनका क्लिप डॉक्टर शहबाज गिल ने उनको टैग कर दिया रिचर्ड गर्नेल को। तो उन्होंने आगे से पूछा कि हु इज़ दिस जर्नलिस्ट। मतलब कि अब एक दफ़ा अमेरिका पर ये लोग अब इल्ज़ाम लगाना शुरू हो गए हैं कि अमेरिकी जो है ना वो पैसे खा रहे हैं, इतने सीनियर लेवल के लोग पैसे खा रहे हैं कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए बात करें। को बात समझ में आती है? मेरा ख्याल है ये अपना केस खुद ही ख़राब कर रहे हैं। पहली बात, जैसे रिचर्ड ग्रेनल साहब जो हैं वो ट्रंप साहब के खसूसी एलची हैं, खसूसी मिशनों के लिए, ये ज़हनों में रहे, जी नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए। और अब आप अंदाज़ा करें कि हमने इधर क्या खबर लगा दी कि वो हम जिन्स परस्त हैं, गे हैं। हमारे मुआशरे में तो कोई वो हम यहाँ उसने हल्फ उठाना था कि हमने लगा दिया कि इतना बड़ा जुल्म हो गया। उन मुआशरों में तो ये सब कुछ कब से हो रहा है और कब तक आगे होता रहेगा पता नहीं। फिर उसके बाद जिस तरह का ये इन्होंने ऑनस्लॉट किया उन पे, तो उससे क्या होगा? उससे यही होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी होमवर्क किया हुआ है। मैं इस बारे में जानता हूँ बहुत सारी चीज़ें कि ट्रंप की फैमिली से मुसलसल वो राब्ते में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो ट्रंप साहब की पार्टी है उनसे मुसलसल राब्ते में है, और ट्रंप साहब के जो अभी जो नामजद किए हैं उनमें 7 लोग ऐसे हैं जिनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिका में अब मिल चुकी है और मिलकर इमरान खान का मुकदमा बना चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक वाइट पेपर भी तैयार करके एक ड्राफ्ट भी दिया है उनको। तो वो तो जाहिर है लॉबिंग कर रहे हैं, वहाँ फंडिंग होती है, वहाँ लॉबिंग होती है, वहाँ इस तरह नहीं होता कि लिफाफा लेके जाएंगे तो ये ग्रेनल साहब आप लें और एक ज़रा ट्वीट तो कर दें। वो जाहिर है उनका फंडिंग होती है, उनके इलेक्शन उन सारों में वो तो करते हैं। और हुकूमत को अगर मौका मिले तो अगर वहाँ से आवाज लगाई भी जाती है इमरान खान को रिहा करने की, या जो रिचर्ड ग्रेनल साहब बाकायदा तौर पर ट्वीट्स करते हैं कि रिलीज इमरान खान को रिहा करें, तो ये हुकूमत एब्सोल्युटली नॉट कह सकेगी ये कहकर कि हमारा अंदरूनी मामला है, भाई आप लोग क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। कैसी बात करती हैं आप, क्या भोलपन वाली बात कर रहे हैं। हमारी क्या औकात, हमारी क्या हैसियत, हम कहेंगे एब्सोल्युटली नॉट। और वो भी अमेरिका को, और वो भी ट्रंप जैसे गैर रवायती सदर और गैर रवायती सियासतदान को, और वो भी उस वक़्त जब ट्रंप की जो नामजद करदा इंतज़ामिया आगे आने वाली है उसमें 80% इसराइल नवाज़ हैं और भारत नवाज़ हैं, और वो भी उस वक़्त जब हम पर पाबंदियां लग रही हैं, और वो भी उस वक़्त जब हम IMF के ग़ुलाम हैं, और वो भी उस वक़्त जब अमेरिका एक आंख दिखाएगा
तो हम डिफ़ॉल्ट की तरफ चले जाएंगे। और वो भी उस वक्त जब लीडरलेस पाकिस्तान है, यानी शहबाज शरीफ हमारा मुल्क का मुकदमा लड़ेगा, इसाक डार खारजा पॉलिसी बनाएगा, और वो भी उस वक्त जब हम अंदरूनी तौर पर तकसीम है, और वो भी उस वक्त जब हम डाउटफुल हैं मगरब की नज़र में तमाम तर कुर्बानियाँ देने के बावजूद, और वो भी उस वक्त जब हमारे हाथ में कशकोल है, और वो भी उस वक्त जब हमारे जो दोस्त करीबी दोस्त हैं सिवाय चीन के बाकी सारे अमेरिका की एक आंख के इशारे के मुंतज़िर रहते हैं, और वो भी उस वक्त जब हमारा एक जगह पे आके हम रुके हुए हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है कि इस साल जो कर्जे हैं ये अगले साल हम दे लें, इतनी मेहरबानी होगी। तो हम उनको कहेंगे एब्सोल्युटली नॉट। हम तो वो लोग हैं, हम जो आला हज़रत रेमंड डेविस के वक्त अदालत में उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त की अपोजिशन, उस वक्त की हुकूमत तीनों बैठे हुए थे कि कब साहब को रिहा करवाएं, हेलीकॉप्टर में बिठाएं और काबल भिजवाएं। तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हम तो। और बड़ा होमवर्क किया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया इरशाद भट्टी साहब मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, एक तरफ तो पाकिस्तान को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम को लेकर अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है, वहीं पिछले कुछ अरसे से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद खैबर पख्तूनख्वा का कबायली ज़िला जनूबी वज़ीरिस्तान शिद्दत पसंदों के हमलों की जद में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर में मुल्क भर में 61 दहशतगर्द हमले हुए, जो अक्टूबर के मुकाबले में 27% ज़्यादा हैं। इन हमलों में 68 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए, जबकि फोर्सेस की जवाबी कार्रवाइयों में 127 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। सवाल यह है कि दहशतगर्दी के खिलाफ दर्जनों ऑपरेशन के बावजूद अब तक जनूबी वज़ीरिस्तान में अमन क्यों कायम नहीं हो सका है। गुज़श्ता रोज़ जनूबी वज़ीरिस्तान के ज़िला मकीन में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला करने की कोशिश की। फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इस हमले को नाकाम बनाया और 8 दहशतगर्दों को मार डाला। दहशतगर्दों के साथ मुकाबले में पाक फ़ौज के 16 जवान भी वतन पर कुर्बान हो गए। कलअदम तहरीक तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। इससे पहले भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर के इलाके राजगाल में पाक अफगान बॉर्डर पर फितना अल खारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई थी, जिसमें 4 खारजी मारे गए थे और पाक फौज के एक जवान ने जामे शहादत नोश किया था। नाजरीन, पाकिस्तान ये कहता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी फितना अल खारिज अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रही है, मतलब कि अफगानिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल हो रही है और इससे अफगान हुकूमत की भी सपोर्ट हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अपनी एक रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया था कि TTP को अफगान तालिबान के अलावा अल-कायदा और कुछ दूसरे अस्करियत पसंद जो ग्रुप्स हैं उनकी हिमायत हासिल है, लेकिन इस हकीकत को अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत मानने को तैयार नहीं। कई बार पाकिस्तान हत्ता कि अक़वाम मुत्तहिदा पाक अफगान सरहद के करीब अफगानी इलाकों कुनर्ड, नूरिस्तान, पक्तिका में फितना अल खारिज के ठिकानों की निशानदेही कर चुके हैं, लेकिन अफगान हुकूमत मान रही है, न खुद कार्रवाई करने को तैयार है। एक तरफ पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भी पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक 4 इदारों पर पाबंदी लगा दी है और कहा है कि पाकिस्तान के जौहरी हथियारों का फैलाव जनूबी एशिया और अमेरिका के लिए खतरा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अमेरिका के इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद किया और कहा कि पाकिस्तान अपने हक़ के दिफा से दस्तबरदार नहीं होगा। नाजरीन, एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान को अपने जौहरी हथियारों के फैलाव से रोक रहा है, वहीं हमसाया मुल्क भारत को खुली छुट्टी दे रहा है। इसी पर हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर मसूद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका। ब्रिगेडियर साहब, हम देखते हैं कि हर कुछ अरसे के बाद, बल्कि 1-2 महीनों में ही हम देखते हैं कि दहशतगर्दी की जो लहर है कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। इसकी क्या आपको वजह समझ में आती है? अफगानिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल हो रही है, ये सब जानते हैं, लेकिन अफगान तालिबान इस बात को मानने को तैयार नहीं है और ना ही वो तहरीक तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए जी, एक तो बात यह है कि 2018 से 2020 के दरमियान जो हमारी बातचीत हुई तालिबान के साथ, फितना अल खारिज के साथ, तो वो एक सेटबैक था जिसमें उनको टाइम मिला उसको मुनज़्ज़म होने का। और फिर जब अफगान तालिबान पावर में आए तो उससे सिचुएशन बेड टू वर्स हुई, क्योंकि उन्होंने उनको फैसिलिटेट किया
हाइड आउट्स में वेपन्स जो अमेरिकन छोड़ के गए थे वो मिले, उनको फाइनेंसेस मिले, और इसके अलावा रिक्रूटमेंट वहाँ पे हुई और उनके फैसिलिटेशन हुई, उनको वहाँ पे पेमेंट्स वगैरह होने लगी, तो उसके बाद वहाँ तमाम उनकी मदद वहाँ से हुई है। और अब ये है कि देखें कि दुनिया अब मान गई है। अब रिसेंटली देखें कि जो 18 दिसंबर को जेनीवा में एक G7 प्लस कंट्रीज का एक वहाँ पे मीटिंग हुई है जिसमें 11 ममालिक थे, तो G7 तमाम ममालिक इसमें हाजिर थे, OIC की रिप्रेजेंटेशन थी और इसके अलावा यूरोपियन यूनियन की इसमें रिप्रेजेंटेशन थी। इन्होंने 3 बातें उन्होंने की है और उन्होंने कहा है कि जी अफगानिस्तान में, एक तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे जो हालात हैं, ख़वातीन का एजुकेशन की बात की, और अब रिसेंटली उन्होंने कहा कि ख़वातीन मेडिकल कॉलेजेस में भी नहीं पढ़ सकती हैं, और सेकंड उन्होंने एंडोर्स किया है पाकिस्तान का जो स्टांस है कि जो टेररिज्म है वहाँ ये अफगानिस्तान उसका हब बन चुका है, न सिर्फ रीजन को खतरा है बल्कि आलमी अमन को खतरा है। और इसके साथ साथ उन्होंने इस बात को भी कहा है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट होने चाहिए, डायलॉग होने चाहिए, और उन्होंने कहा अफगानिस्तान को ये दहशतगर्द जो ग्रुप्स हैं उनको उन पर क्रैक डाउन करना चाहिए। और इसके साथ साथ देखिए चंद दिन पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास हुई और इसमें उन्होंने एक्सटेंड किया यूनाइटेड नेशन एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम का जो टेन्योर था फॉर अनदर 14 मंथ्स, और इसको सपोर्ट करने में चाइना भी शामिल था और रशिया भी शामिल था। सो अफगानिस्तान के लिए वो भी सेटबैक था क्योंकि ये लोग मॉनिटर करते हैं कि टेररिज्म और जो वहाँ पे एक्टिविटीज अफगानिस्तान से हो रही है। तो इसके अलावा देखें कि अभी जो समिट हुई थी जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, तो उसके साइड लाइन में पाकिस्तान, चाइना, ईरान और पाकिस्तान जो थे रशिया, इन्होंने फिर इंडोर्स किया कि यहाँ पे टेररिज्म है और उन्होंने ये वाजे किया कि फितना और फारिश के साथ बरास का आपस में गठजोड़ हो चुका है और पाकिस्तान के लिए थ्रेट है। तो दुनिया मानती। अब अफगानिस्तान क्यों नहीं मान रहा है? अफगानिस्तान देखें, अफगानिस्तान इनको एज ए यूज करना चाहता है एज ए लिवरेज के तौर पे, तो वो चाहता है कि इनको हम एकोमोडेट करें, एस्टवाइल फाटा में लाकर रखें, इनको अलाउ करें फाटा के जो हम, और इंडियंस का भी तो कंट्रोल है, इंडियंस की भी तो चलती है, इंडिया भी तो अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल करता है। जी हाँ बिल्कुल। अभी रिसेंट जो डेवलपमेंट जितनी हुई है उसमें अफगानिस्तान के में जो उनके जो डिप्टी हाई कमिश्नर था, आई जस्ट फॉरगेटिंग हिज नेम, जो पाकिस्तान में थे, वो अभी स्पेशल वो है फॉरेन ऑफिस में अफगानिस्तान इंडिया में, तो वो आए थे। अब रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर याकूब से मिले हैं, फॉरेन मिनिस्टर से मिले हैं और बाकियों से मिल के गए हैं, तो वहां पे उन्होंने रिवाइव किया है जो उनके वहां पे सोर्सेस है। सो फंडिंग तो इंडिया कर रहा है ना। देखें कि इंडिया तो सामने है लेकिन उनके पीछे दूसरी ताकतें भी हैं, तो अब हमें प्रिसाइजली ऐसा तो नहीं हो सकता कि अफगान तालिबान इस सबसे बेखबर हों। बेखबर नहीं है। अफगान तालिबान अफगानिस्तान एंड फितना और ख्वारिज दोनों प्रॉक्सीज के तौर पे इंटरनेशनल ताकतें इन दोनों को इस्तेमाल कर रही हैं और अफगानिस्तान फितना और ख्वारिज को हमारे खिलाफ एज ए प्रॉक्सी के तौर पे यूज कर रहा है और इसके हमने वाज़ेह सबूत कई दफा दे चुके हैं। और अभी देखें कि जो हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन जो उस्मान जदून है, तो उन्होंने अभी एक वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्ग अलायंस के एविडेंसेस आ रहे हैं बिटवीन अल कायदा एंड TTP, तो इसका मतलब ये है कि ये मिल के आलमी अमन को एक थ्रेट कर रहे हैं। देखिए अफगानिस्तान में 9/11 के बाद इन्वेजन हुआ था, वो अल कायदा के अगेंस्ट हुआ था। टुडे अल कायदा बहुत मजबूत हो गई है। दे आर अर्निंग बिलियंस थ्रू माइनिंग और माइन और मिनरल से, और इसके अलावा ड्रग मनी भी वहां पे पैसा आ रहा है। सो एक थ्रेट जेन्युइन बनता जा रहा है और अब दुनिया अभी इसका इंतजार कर रही है और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आता है तो इस पे वो किस तरह यहाँ पे पॉलिसी अपनी अडॉप्ट करता है। बिल्कुल ठीक। तो आपको लगता है कि माजी में जब जब TTP से बात की गई या इसको सपोर्ट किया गया या हमेशा ये कहा गया कि बातचीत ही हल है, ये आप समझते हैं कि ये गलती रही है? ये बिल्कुल रही है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि 2018 से 2020 में हमने जो कोशिश की बातचीत के लिए, तो हमने उनको टाइम दिया, उन्होंने रीग्रुप किया पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने अपनी रूट्स और मजबूत कर ली और अब तालिबान के आने के बाद तो और मजीद मजबूत हो गए हैं।
तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान अब ये जो अब पॉलिसी है, देखे पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इस आर्मी चीफ की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है। उन्होंने कहा किसी सूरत में फितनाउल खारिज के साथ बातचीत नहीं होगी। बातचीत अभी हो भी सकती है तो वो होगी बातचीत वो अफगान तालिबान के साथ हो सकती है, लेकिन जिस तरह अभी आपने बताया कि वाना अब जो मकीन में इंसिडेंट हुआ है, दिस इज ए वेरी सीरियस इंसिडेंट। 16 शहादतें हुई हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आज उन्होंने वहां पे विजिट किया है, तो उन्होंने वहां पे एक बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया है। जब उन्होंने ट्रुप्स से मुलाकात की तो ही सेड कि इस फितरल खारिज को तो एट ऑल कास्ट कौम की मदद से हम इसको खात्मे पर लेके जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि जो फैसिलिटेटर्स थे, जो एबेटर्स हैं और जो फाइनेंसर्स हैं, दे विल पे द कॉस्ट। उन्होंने कहा हम इनके पीछे जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल में एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है। ब्रिगेडियर साहब, इस खित्ते में अमेरिका की जो पॉलिसियों में एक अदम तवाज़न है, पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाना और भारत को खुली छुट्टी देना, ये खतरनाक बात नहीं है? बहुत सीरियस बात है। देखें कि ये डिसीजन हुआ है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, बायस है और डिस्क्रिमिनेटरी है। बड़ी सिंपल सी बात है। देखें 4 दिन पहले उन्होंने सैंक्शन लगाए 4 कंपनीज पे। अगले दिन उनका जो डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन फाइनर सेज कि जो हम वेपन्स जो मिसाइल डेवलप कर रहे हैं वो अमेरिका को थ्रेट कर, हम अमेरिका से हमने क्या लेना देना है। हमें अपना हमारा तो जो डिफेंस जो वेपन सिस्टम है इट इज डिफेंसिव इन नेचर, इंडिया स्पेसिफिक। लेकिन डबल स्टैंडर्ड्स आप देख लें कि इंडिया जो वेपन्स अग्नि 5 के जो ट्रायल्स किए हैं वो 10,000 किलोमीटर पे फायर कर सकता है, टारगेट है, जबकि हमारा तो वो शाहीन है जो 2750 किलोमीटर्स का है। फिर उनको खतरा भी है। देखें कि अबाबिल भी हमने बनाए हैं तो अबाबिल का 2200 किलोमीटर का है, और अबाबिल का फिर ये है कि ये जो रिमोटली जो इसमें सिस्टम जो है तो उसमें जो इसमें मल्टी वार हेड्स लेके ये जा सकता है, उस कैपेबिलिटी को भी, जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इसमें हमारी आती है। तो वो अबाबिल को आप देखें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो वो उसमें इस्लाम में भी अबाबिल का जो इम्पैक्ट था तो वही अबाबिल का, इसी अबाबिल का भी इम्पैक्ट है। तो वी कैन स्ट्राइक एट एम एट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स और डिफरेंट वार हेड्स के साथ साइमल्टेनियसली उसको टेक ऑन कर सकते हैं। लेकिन देखें इंडिया एट द सेम टाइम यूरेनियम उनका ओपन मार्केट में सेल हो रहा है, वहां पे उनको कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन सिंस they are acting as a policeman in the South Asian region for America, unfortunately वो उसको इग्नोर कर रहे हैं पाकिस्तान के पीछे। लेकिन this is not the first time। देखिए 1985 में प्रेसिडेंट अमेंडमेंट से ये स्टार्ट हुआ था, 2003 में सैंक्शन 98 में लगी, 2003 में, 2004 में, 2005 में, 2011 में, और इसके बाद 2020, 22 और पिछले साल हमने देखा कि कोई 3 दफा ऐसा हुआ जब बेलारूस और चाइना की कंपनीज को भी लगाई है। बहुत शुक्रिया तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक ले रही है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। सऊदी अरब का शहर है जद्दा, वहाँ होनी है पाकिस्तानी काउंसिल खाने की तामीर, जिसका डिज़ाइन और नक्शा बनाकर तैयार करके ज़ाहिर है ठेका किसी कंपनी को देना था। अब ये कैसे मुमकिन है कि प्रोजेक्ट पाकिस्तानी हो और इस पर करप्शन ना हो? जो बिल्डिंग 2 अरब 20 करोड़ में तैयार की जा सकती है और इतने में मशहूर और मारूफ कंपनियाँ इसे बनाने के लिए तैयार भी हैं, इस बिल्डिंग के लिए जो ठेका दिया गया है वो लगभग 30 करोड़ रुपए ज़्यादा क्यों दिया गया? ये नाजरीन ये कहानी है जुलाई 2024 की कि सऊदी अरब के शहर जद्दा में काउंसिल खाने की तामीर के लिए ठेका देना था। इसका पेपरा रूल्स के तहत बाकायदा इश्तिहार दिया गया, मुख्तलिफ कंपनियों से बिड मांगी गई। पाकिस्तान के काउंसिल जनरल ने मदन अलबिना नामी कंस्ट्रक्शन कंपनी को ये तामीराती ठेका लगभग 34 मिलियन रियाल यानी 2 अरब 51 करोड़ रुपए में दे दिया। तो पता चला कि सऊदी अरब में दूसरी कई कंपनियां इस मंसूबे को लगभग 30 मिलियन रियाल से भी कम में तामीर करने को तैयार हैं। इसमें एक कंपनी गुलाम हसन बैदुल्ला कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो इसी तरह की 100 से ज़्यादा बिल्डिंग्स बना चुकी है, उस पर काम कर चुकी है,
उसके अहदेदारों पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने भी इस बिडिंग में हिस्सा लिया, लेकिन उनके प्रपोज़ल फ़ाइनल यानी कागजात को जमा ही नहीं किया गया, ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। बल्कि उन्हें जवाब दिया गया कि आप लेट हो गए हैं और महंगा ठेका दिया जा चुका है। गुलाम हसन मैदुल्ला कंपनी ने हुकूमत पाकिस्तान के सऊदी कौंसल खाने के इस बेज़ाब्तगी और मिली भगत से ठेका देने की बाकायदा शिकायत पाकिस्तान के दफ्तर खारजा में की, लेकिन हमेशा की तरह कोई इंक्वायरी हुई, ना ही कोई जवाब मिला, ना ही कोई मुनासिब मौक़िफ़ दिया गया। पाकिस्तान के कुछ नामवर सहाफ़ियों ने अपने सोशल मीडिया पर भी इस करप्शन कहानी पर आवाज़ उठाई, लेकिन हुकूमत में पाकिस्तान टस से मस नहीं हुई। इस कहानी को थोड़ा अनफोल्ड करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं गुलाम हसन मैदुल्ला कंपनी के मैनेजर ज़ीशान अफजल, जो मुतअद्दिद फोरम्स पर आवाज़ उठा चुके हैं और अभी भी उनकी कंपनी जो है वो कौंसल खाने की बिल्डिंग की तामीर के लिए लगभग 30 से 35 करोड़ रुपये कम में इसको बनाने को तैयार है। इसके अलावा कंपनी ने बेसमेंट में पार्किंग बनाने की भी ऑफर दे रखी है, जबकि मदन बना नामी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने पार्किंग के लिए अलग से जगह मुख्तस की है, जिससे जाहिर है इसका खर्चा भी बढ़ेगा, हुकूमत पर मजीद बोझ भी पड़ेगा। लेकिन हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उन्होंने महंगे दामों जो है वो ये सौदा कर लिया है। ज़ीशान साहब मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब आपका। ज़ीशान साहब, ये सारी क्या कहानी है? आपने भी अपनी ऑफ़र दी, जब बिडिंग थी आप पर ये इल्ज़ाम लगाया गया, आप कह रहे हैं कि आप लेट पहुंचे, आप वक्त पर नहीं पहुंचे, आपके कागज़ उन्होंने इसीलिए उनको एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि आप वक्त पर नहीं पहुंचे। ये सारा क्या मामला है? ये कहानी है जून 2024 की। सही। तो इन्होंने एक इश्तिहार दिया अखबार में और कंपनी ने बोला कि हम एक न्यू बिल्डिंग बना रहे हैं जद्दा एम्बेसी के लिए, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने कंपनी रिक्वायरमेंट मांगी, बल्कि इसमें कोई खास रिक्वायरमेंट उन्होंने नहीं मांगी, जस्ट कंपनी के प्रोफाइल्स वगैरह मांगी। और इसमें ये नहीं था कि आपने कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितने इंजीनियर्स हैं, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। जस्ट मेरे ख्याल से जो हमारे सीडी साहब हैं खालिद मजीद साहब, उनका था कि उनके कोई दोस्त हैं उनको देना था, पहले सारी चीज़ें उनके साथ खत्म थी, ठीक है। तो उन इस हवाले से उन्होंने जब हम पहुंचे उधर तो उन्होंने बोला कि आप लेट हो चुके हैं, इसलिए ये बिड फाइनल हो चुकी है। इन्होंने एक कंपनी थी ये मदन अलबना, उनको अवार्ड कर लिया प्रोजेक्ट, जबकि हमारी बिड इससे कम थी। हम 26 मिलियन रियाल में कर रहे थे, सऊदी रियाल में। और जब आप ये पूरा प्रोजेक्ट 26 मिलियन रियाल में करके दे रहे थे? जी जी बिल्कुल। अच्छा, सिर्फ इस उज़र पे कि आप लेट हैं और उन्हें ये नहीं देखा काउंसिल खाने ने कि आप इतने कम पैसों में करके दे रहे हैं, सिर्फ ये वजह कि आप लेट पहुंचे? हम लेट पहुंचे। दूसरा इसमें इशू ये था कि वो जो बंदा है वो सीडी साहब का फ्रेंड था, उनका पड़ोसी था, ठीक हो गया। और बाकी दूसरी बात ये है कि हमारे जो बॉस थे वो खुद पाकिस्तानी है, ठीक है। उन्होंने ऑफर की कि मैं बिल्कुल नो प्रॉफिट पे, कोई प्रॉफिट नहीं लूंगा, एक बेसमेंट जो पार्किंग के लिए एक्स्ट्रा उन्होंने ऑफर की। अच्छा जी, उन्होंने बेसमेंट भी एक्स्ट्रा ऑफर की उनको, और उन्होंने बोला कि इसमें मजीद जो भी आप चेंजिंग करवाना चाहेंगे, जो मटीरियल आप बोलेंगे हम वो लगाएंगे, जो भी एक्स्ट्रा चेंजिंग करेंगे वो हम खुद काम करके देंगे इन्हीं पैसों में। बल्कि उन्होंने इस तरह यहाँ तक ऑफर की, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास पैसे पूरे नहीं है तो हम इसको इंस्टॉलमेंट करने के लिए तैयार हैं। तो ये सारा काउंसिल जनरल खालिद मजीद, ये उन्होंने अपने किसी करीबी साथी को ये सारा कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया है अपने ताल्लुक, उनके ताल्लुक से? बिल्कुल ऐसी। दूसरी मेन जो इशू है, वो जो कंपनी जिसको दिया गया है वो क्वालिफाइड ही नहीं करती। वो कैसे क्वालिफाइड नहीं करती? कैसे नहीं करती क्वालिफाई? उसमें यह था कि ये एम्बेसी वालों ने जो टेंडर था उसके उनका स्टैंडर्ड भी कुछ नहीं था। मतलब उन्होंने ये चीजें मांगी नहीं कंपनी से कि आपके एम्प्लॉइज कितने हैं, आपके इंजीनियर्स कितने हैं, कितना आपका टोटल नंबर्स ऑफ एम्प्लॉइज जो भी हैं, वो चीज़ उसमें नहीं है। और उन्होंने ये नहीं मांगी कि आपके 3 सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं मांगा। तो मतलब उससे पता चल जाता है कि इस कंपनी कितने काम किए हुए हैं। जिस तरह हमारी कंपनी, हमारे माशाल्लाह 500 से ज़्यादा हमारे एम्प्लॉइज हैं, जिसमें हमारे 50 से ज़्यादा इंजीनियर्स हैं, और हम ये मतलब हर साल में 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट करते हैं इस तरह की। और बड़े बड़े टावर्स, 5 स्टार होटल वगैरह हम बनाते हैं। जबकि जिस कंपनी को दिए गए वो उसको कुछ सिर्फ जस्ट नाम है, कंपनी का नाम है, उस पर अंदर कुछ भी नहीं है। सही। तो आपने पाकिस्तान में किसी से राब्ता किया? पाकिस्तान में जी बिल्कुल, हमने पाकिस्तान में वज़ीर हार्जा सागदार साहब को ईमेल्स की मुतअद्दिद बार, उनके व्हाट्सएप नंबर पे हमें ये सारी चीज़ें शेयर की। उन्होंने हर दफ़ा में कोई मतलब किसी पे कोई एक्शन नहीं हुआ। और हमने FIR में, नेब में, हर जगह ईमेल्स किए हैं और मतलब कि आपको कोई रिस्पांस नहीं मिला। इसका मतलब है हुकूमत पाकिस्तान के जो ऐसे मंसूबे हैं वो इसी तरह ये लोग काम करते हैं।
ऐसे बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। दूसरी बात ये थी कि हम जो पार्किंग का ऑफर कर रहे थे उसका ये भी फायदा था कि बाहर इनको आपको पता है कितनी महंगी है जगह, कितनी महंगी है, वो सारी जगह इनको बच जाती, उसमें वो रेजिडेंस बना सकते थे अपने एम्प्लॉइज की जो एम्बेसी के हैं। हम बेसमेंट में इनको एक्स्ट्रा ऑफर कर रहे थे इन्हीं पैसों में। अच्छा, तो जो सऊदी कंपनी है जिसको ये ठेका दिया वो वो ये पार्किंग कहीं और दे रहे हैं? बिल्कुल, वो पार्किंग बाहर ओपन पार्किंग है, वो जगह मतलब जाया हो रही है। अच्छा, और आप बीच में ही बना के दे रहे थे? हम उसके बेसमेंट में बना के दे रहे थे, एक्स्ट्रा हो जाता, वो अपने आप से पैसे लगाने थे हमारी कंपनी ने। ठीक है, इससे पहले भी आपने इससे रिलेटेड ऐसे ही वहाँ पे प्रोजेक्ट्स किए हैं? जी माशाल्लाह, मैं आपको प्रोफाइल सेंड करता हूँ आपके व्हाट्सएप पे, आप चेक कर लीजिएगा। हमारी कंपनी ने बड़े 5 स्टार 4 स्टार मक्का में जितने बड़े टावर्स हैं हमने बनाए, मक्का, रियाज, जद्दा, मदीना, इन सब शहरों में हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं और हम गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट कर रहे हैं। दूसरी एक चीज, मेन चीज ये है कि हमारे पास गवर्नमेंट के अवार्ड हैं, वो भी मैं आपको वीडियो शेयर करता हूँ, जबकि जिस कंपनी को दिया गया उसका कोई नाम ही नहीं, कोई जानता ही नहीं है। हमारी कंपनी की एक क्रेडिबिलिटी है, उसमें हमें गवर्नमेंट ये लोकल कंटेंट गवर्नमेंट का अवार्ड हमें मिला हुआ है। बाकी हमारी जो हमारे पास वो लेटर भी है, आपने हमें भेजा है, जो आपने इसहाक डार साहब को लिखा है, आपने सारे कंसर्न शो किए हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि उधर से आपको कोई रिस्पांस नहीं मिला। ये हमारे पास है, कोई रिस्पांस नहीं है, कोई रिस्पांस नहीं है। ये सारी एक्चुअली एक करप्शन की एक बस अजीब सी दास्तान है कि तकरीबन 4 से 4.5 मिलियन रियाल जो है ना एक्स्ट्रा उस बंदे को पे कर रहे हैं, और जो कंपनी मतलब बिल्कुल कंपनी नाम की कंपनी है। सही, तो इसका मतलब है ये हमारे सियासतदानों को, हमारे जो लोग हैं उनको कोई पाकिस्तान के पैसे का कोई ख्याल नहीं है, कोई दर्द नहीं है कि एक्स्ट्रा पैसा पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स का पैसा जा रहा है, जाए इनकी जेबों से थोड़ी जा रहा है, इसलिए इन्हें ना कोई दुख है, ना कोई तकलीफ है, ना कोई दर्द है इन लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसे ही है जी, बहुत शुक्रिया ज़ीशान अफजल साहब मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त हो गया, फीडबैक दे, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।